Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding previous topics, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत आई हो जो हमने पहले पढ़े थे टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड, तो अभी आप पूछ सकते हैं। मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने आपको द अकाउंट्स ऑफ बुकानन का इंट्रो दे दिया था। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने इसको पूरी तरह से आपको बता दिया था। We have been drawing on Buchanan's account. हम Buchanan account के बारे में बात कर रहे हैं, but while reading his reports, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. जब हम इसकी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये है तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एम्प्लॉय, ठीक है। His journeys were not simply inspired by the love of landscape and the desire to discover the unknown. इसकी जो यात्राएं थी वो सिंपली इसलिए नहीं थी क्योंकि इसको लैंडस्केप वगैरह चीजें पसंद थी, बल्कि इसकी यात्राओं का एक पर्टिकुलर मोटिव हुआ करता था। ये अननोन जगहों को डिस्कवर करना चाहता था जो लोगों के बीच में नोन नहीं हो। He marched everywhere with a large army of people, draughtsmen, surveyors, palanquin bearers, coolies। अब ये मार्च करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब जाता था तो वो अकेला नहीं जाता था, वो अपने साथ में काफी ज्यादा बड़ी लोगों की आर्मी लेके चलता था, जिसके अंदर ड्रॉट्समैन, सर्वेयर्स, पैलनक्विन बेयरर्स और पुलिस हुआ करते थे। पैलनक्विन बेरियर्स का मतलब वो पालकी ले जाने वाले जो होते थे, ठीक है। The cost of the travels were borne by the East India Company since it needed the information that Buchanan was expected to collect. अब ये ट्रैवल कर रहा है, कंपनी का ही एम्प्लॉय है, अपने साथ में इतने सारे लोगों को लेके चल रहा है, सबका खर्चा कौन उठाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। और वो क्यों उठाती थी? क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाने के लिए, इसीलिए इसको हायर किया गया था, ठीक है, बुकानन को। Buchanan had specific instructions about what he had to look for and what he had to record. बुकानन के को स्पेसिफिकली बता दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इसको क्या चीज ढूंढनी है और क्या चीज रिकॉर्ड करनी है। When he arrived at a village with his army of people, he was immediately perceived as an agent of the सरकार। जब ये आता था विलेज के अंदर अपनी आर्मी के साथ में, तो लोग बाग इसको समझ जाते थे कि ये एक एजेंट आया है सरकार का, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. Okay. As the company consolidated No, its ma'am. power, No problem. okay. As the company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit. अब कंपनी जो है वो क्या कर रही थी? अपनी पावर्स और वो सब चीजें इकट्ठी कर रही थी, ठीक है। तो वो क्या कोशिश कर रही थी? अपना कॉमर्स, यानी अपना व्यापार जो है उसको एक्सपेंड करना चाह रही थी। और इसीलिए वो क्या कर रही थी? इंडिया की जमीन पर नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि अगर उस समय में उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिलते थे वो क्या करती थी? उसको कंट्रोल करती थी और उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करती थी, यानी उसका बहुत ज्यादा यूज करती थी। इन्हें कोई मतलब नहीं था कि इंडिया के अंदर ये चीज बचेगी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, हमें कोई मतलब, इनका आउटलुक ये था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में अगर सब कुछ खत्म हो जाए, ये हमारे गुलाम है, ये हमारे कंट्रोल में, ये ऐसे ही रहेंगे आगे तक, ये कभी इनका खुद का कोई देश नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में। मतलब बहुत गंदी एक सिचुएशन ला रखी थी इन लोगों ने इंडिया के ऊपर, नहीं, बहुत गंदा व्यवहार करते थे ये लोग। इट सर्वेड लैंडस्केप। अब ये क्या करता था? लैंडस्केप के सर्वे करता था, रेवेन्यू सोर्सेज जो थे उनके सर्वे करता था, फिर उसी के अनुसार एक अपनी पर्टिकुलर यात्राएं जो है वो करता था डिसाइड, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता था। फिर वहां पर जियोलॉजिस्ट को भेजता था और जियोग्राफर्स को भेजता था, बॉटनिस्ट को भेजता था, मेडिकल मैन को भेजता था, जिससे वो जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। क्योंकि ये खुद जो है
एक आर्मी लेके चल रहा है लोगों की, जिसके अंदर सर्वे करने वाले हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने वाले हैं। तो ये क्या करते थे, बेसिकली ये सिंपली लिखता है, तारीफें कर रहा है इंडिया की, लेकिन तारीफों के पीछे इसका मोटिव कुछ और ही है। ठीक है, ये बस उन लोगों को लेकर के आ रहा है, अपनी यात्राएं कर रहा है, आराम से देख रहा है उस पूरे लैंडस्केप को, पूरे एरिया को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, पत्थरों को देख रहा है, क्योंकि काम इसका क्या है, यहाँ पर रिसोर्सेस को ढूंढना और फिर अगर मिल जाए तो उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, as a company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit. It surveyed landscapes and revenue sources, organized voyages of discovery, and sent its geologists and geographers, its botanists and medical men to collect information. अब ये सर्वे करता था लैंडस्केप का, रेवेन्यू सोर्सेज का, फिर उसके बाद में उसी अनुसार अपनी डिस्कवरी करने के लिए और दूसरी चीजों की डिस्कवरी करने के लिए अपनी यात्राएं सेट करता था, वॉयजेस, यात्राएं, फिर भेजता था वहां पर जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स, बॉटनिस्ट और मेडिकल मैन को, जिससे वो और इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में कलेक्ट करे। अब बुकानन जो था अनडाउटेडली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था। ठीक है, वो एक तरह का अपने आप में इंडिविजुअल था। इसी तरह का हर जगह बुकानन गया, वहां पर उसने बहुत अच्छे तरीके से स्टोन्स और रॉक्स को पढ़ा। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटा उसने बनाए, लेयर्स जो थी सॉइल की उनको पढ़ा। उसने कई मिनरल्स ढूंढे, स्टोन्स ढूंढे जिनको कमर्शियली वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और उसने सारे आयरन ओर और माइका, ग्रेनाइट, सॉल्ट पेट्रे के जो भी साइंस थे उनको रिकॉर्ड किया, और फिर केयरफुली उसने जो वहाँ की लोकल प्रैक्टिसेस थी उनको भी देखा, जिसमें वो नमक कैसे बना रहे हैं, आयरन और माइनिंग कैसे कर रहे हैं, उस चीज को भी इसने समझा। ठीक है, Buchanan, undoubtedly an extraordinary observer, was one such individual. Everywhere Buchanan went, he obsessively observed the stones, rocks, and the different strata and layers of soil. बुकानन अपने आप में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वर था। वो जहां भी जाता था वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता था चीजों को, जैसे स्टोन्स, रॉक्स, अलग स्ट्रेटा, लेयर सॉइल की। He searched for minerals and stones that were commercially valuable. He recorded all signs of iron ore and mica, granite and saltpetre. ये जहां भी जाता था मिनरल्स और स्टोन्स ढूंढा करता था। इसने काफी सारे ढूंढे और फिर कमर्शियली वैल्यूएबल यानी कि जिनका व्यापार किया जा सके, इस तरह के मिनरल्स भी ढूंढे इसने रिकॉर्ड करे सारे साइंस, जहाँ पे इसको आयरन ओर मिला, माइका मिला, ग्रेनाइट मिला और सॉल्ट पेट्रे मिला। He carefully observed local practices of salt making and iron ore mining. और इसने ध्यान से सीखी वो लोकल, वहाँ के जो लोग थे, जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोकल प्रैक्टिसेस जो होती थी, जैसे नमक बनाना हुआ या आयरन और माइनिंग हुआ, वो सब भी ये ध्यान से ऑब्जर्व करता था। जब बुकानन लिखता है लैंडस्केप के बारे में, वो अक्सर डिस्क्राइब करता है कि उसने जो देखा वो ही नहीं, बल्कि जो लैंडस्केप जैसा था वो, और कैसे वो और अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे वहां पे फसलें उगाई जा सकती हैं और कैसे पेड़ों को काटा जा सकता है और कौन सी चीज वहां पर उगानी चाहिए। ये सब चीजें भी वो अपने लैंडस्केप के जर्नल के बारे में, मतलब जर्नल जो वो मेंटेन करता था, रिकॉर्ड, उसके अंदर लिखता था। When Buchanan wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like, but also how it could be transformed and made more productive, what crops could be cultivated, and which trees cut down and which ones grown. Buchanan ने लिखा है लैंडस्केप के बारे में, सिर्फ वही नहीं जो उसने देखा, बल्कि वो चीजें जो उस लैंडस्केप के अंदर यूजफुल थी, कि कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, कौन से पेड़ काटने हैं, कौन सी क्रॉप्स उगानी है। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स। और हमें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी जो विजन, उसका जो देखने का नजरिया था, या उसकी जो प्रायोरिटीज थी, वो बहुत ही अलग थी उन लोगों से जो वो वहां पर लोकली रह रहे थे। His assessment of what was necessary was shaped by the commercial concerns of the company and modern Western notions of what constituted progress. और इसका जो बेसिकली जो धारणा थी वो ये थी, ये जो असेसमेंट कर रहा था, जो जांच पड़तालें कर रहा था वहां पर, वो ये था कि कैसे मेरी कंपनी को मैं कमर्शियली फायदा पहुंचा सकूं। ठीक है, और जो इसकी धारणा थी वो ये थी कि कैसे यहाँ पे और प्रोग्रेस की जा सके। He was inevitably critical of the lifestyle of forest dwellers and felt that forest had to be turned into agricultural lands.
ये हमेशा से ही एक क्रिटिकल इसका पॉइंट रहता था, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल जो थी उसको लेकर के ये हमेशा क्रिटिसाइज करता था, और इसको लगता था कि जंगल जो है उनको एग्रीकल्चरल लैंड में टर्न कर देना चाहिए, तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आए ये 2 पैराग्राफ्स? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था 257 से 274 तक ही पढ़ना था, हाफ। ये कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसीलिए अब हम जो है इसके क्या करेंगे, ये देखो ये 274 है, द अकाउंट्स ऑफ बुकानन, ये अपना लास्ट पेज है जो हमें पढ़ना था। इसके बाद का आपके कोर्स में नहीं इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है? ये बात का नहीं है, ये चैप्टर आधा ही था, ये हमने यहाँ तक कर लिया है, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया था यहाँ पे पहले ही। अब अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत आई है, कहीं पे कुछ भी चीज पूछनी है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है सीबीएसई के नए सिलेबस के। नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज का दिन भी मैं आपको दे रही हूँ। अभी हम इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और क्योंकि हमारे टेक अवे पॉइंट्स आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो हमारे पास में कल का दिन भी है। तब भी अगर आपको कोई कुछ पूछना हो कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये पॉइंट में दिक्कत है, तो कल का टाइम भी है हमारे पास। आज बैठ करके इसको पूरा पढ़ लेना और मार्क कर लेना अपनी प्रॉब्लम्स। मैं कल भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो अब चलते हैं टेक अवे पॉइंट्स पे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. So let's start the takeaway points. In India, British rule was first of all established in Bengal. सबसे पहले इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज अडॉप्टेड इन बंगाल इन 1793, और परमानेंट सेटल वाला जो लैंड रेवेन्यू वाली चीज थी वो अडॉप्ट की गई थी बंगाल में ही 1793 के अंदर। इकोनॉमिक मेजर अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इंडिया अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। इकोनॉमिक तरीके से देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को क्या बना दिया था, एक ऐसा कंज्यूमर बना दिया था जो इंग्लैंड में बनने वाला सामान जो है वो यहाँ पर बिक रहा था, मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है? और वो यहाँ ला करके इनको बड़ी कीमतों पर बेचते थे, और कच्चा माल भी यहीं से लेके जाते थे। By the end of 18th century, when zamindar were facing a crisis, a group of such peasants, on the other hand, was consolidating their position in the villages. 18th century के end में जमींदार जब बहुत ज्यादा problems face कर रहे थे, एक अलग peasants हुआ करते थे, यानी कि किसान हुआ करते थे, वो क्या कर रहे थे, दूसरी तरफ अपने आप को, अपनी जो position थी villages के अंदर उसको मजबूत कर रहे थे। The emergence of power of जमींदार had considerably diminished. धीरे धीरे जो पावर थी जमींदार की वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। They did not surrender easily. फिर भी वो आसानी से surrender नहीं कर रहे थे। So they devised many ways to withstand the pressure and keep their central focus on their जमींदारीज। तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और अपने ऊपर जो ये प्रेशर पड़ रहा था उसके सामने डटे रहने के लिए अलग अलग तरीके निकाले, और उनका मेन फोकस रहता था कि वो किसी भी तरीके से अपनी जमींदारी को कंटिन्यू कर पाए। At the end of 18th century, the most adverse effect on the colonial rule fell on the economic condition of the peasants. 18th century के अंदर सबसे खतरनाक इफेक्ट पड़ा colonial rule का इकोनॉमिक कंडीशन पे, पीजेंट की, जो किसान थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत खतरनाक असर पड़ा। As a result of British occupation of India, the Indian economy faced disastrous consequences. क्योंकि ब्रिटिश ने पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो इंडिया की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खतरनाक तरीके से बदली और बहुत ही गलत असर रहा उसका। To fulfill their vested interest, they shattered their tradition and structure of Indian economy. इन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देश का, हमारे देश का जो ट्रेडिशन था उसको तार तार कर दिया, उसको खराब कर दिया, और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी, स्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। Because of the decline of Indian industry, Indian weavers and craftswomen
were completely made jobless. अब क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री जो थी उसका बहुत गिरावट आ गई थी, तो यहाँ के जो बुनाईकार और हाथ से काम करने वाली औरतें थी वो काफी ज्यादा जॉबलेस हो गए, काम ही नहीं था उनके पास में। इंडस्ट्रीज जो थी सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद एक्सेट्रा विच वर वंस फ्लरिशिंग वर डिस्ट्रॉयड। एक समय पे ये तीनों ही जगह, इसके साथ में और भी जगह जो थी वो बहुत ही फला फूला करती थी, अच्छे से बहुत ही अच्छी स्टेट्स की कैटेगरी में आती थी। इंडस्ट्रीज जो थी बहुत अच्छी थी वहां पर, वो अब धीरे धीरे खत्म, डिस्ट्रॉय हो गई थी। Historians like Percival Spear, P.E. Robert, and R.C. Datta have praised permanent settlement of land revenue because government income became stable, administration became efficient, British rule got stable. अब ये हिस्टोरियन जो रहे हैं पुराने, इन्होंने माना है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था लैंड रेवेन्यू को लेकर के वो अच्छा था, उसकी तारीफ करी है, प्रेस यानी कि तारीफ करी है, और बोला है क्यों, अपने पॉइंट्स दिए उन्होंने, क्यों तारीफ कर रही है कि गवर्नमेंट की इनकम स्टेबल हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से काम कर रहा था, और ब्रिटिश रूल जो है वो भी स्टेबल हो गया था, इसीलिए इन्होंने इसकी तारीफ करी है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट जो था रेवेन्यू का, उसको क्रिटिसिज्म भी मिला है, इन बेसिस पे मिला है। इट डिड नॉट प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर जमींदारी, जमींदार के लिए फायदेमंद नहीं रहा। इट इनग्रेन्ड द इंटरेस्ट ऑफ कल्टीवेटर्स, इसमें कल्टीवेटर्स का जो है वो फायदा रहा, ठीक है, नहीं उनका फायदा इतना नहीं रहा। बर्डन ऑफ टैक्सेस फेल ऑन द अदर क्लासेस, और दूसरी क्लासेस पर इस चीज का टैक्स जो है वो लगाया गया जो उनको भार की तरह लग रहा था। अभी तक कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके, महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब, पंजाब के अंदर महलवारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था। एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसके बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ विलेजेस वर कॉल्ड महल, अब ग्रुप जो था विलेजेस का उनको बोला जाता था महल। सो द सिस्टम वाज नोन एज महलवारी सिस्टम, इसीलिए सिस्टम का नाम था महलवारी सिस्टम। द ऑब्जेक्ट ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट वाज टू रेस्ट्रेन एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब जो ऑब्जेक्ट था फिफ्थ रिपोर्ट का, उसको रोका गया, कंट्रोल जो था एक्टिविटीज का ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उसको भी मेंटेन किया गया, कंट्रोल किया जाता था। The East India Company of England established its control in the countryside and implemented its revenue policies. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की, उसने अपना कंट्रोल कंट्री साइड यानी विलेज एरिया में लगा दिया था, वो ज्यादा स्टैब्लिश कर रहे थे अपना कंट्रोल, और उसके साथ ही रेवेन्यू पॉलिसीज भी वहां पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन्हीं पॉलिसीज के बारे में जो लोगों के लिए थी और कैसे उन लोगों की जिंदगियां बदल गई। बंगाल एंड जमींदार्स, बंगाल एंड जमींदार्स। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल, सबसे पहले कॉलोनियल रूल बंगाल में लगाया गया था। इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू रीऑर्डर द रूरल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश न्यू लैंड राइट्स एंड न्यू रेवेन्यू सिस्टम। बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि नई रूरल सोसाइटी को, मतलब रीऑर्डर करने की कोशिश करी सोसाइटी को, उसके साथ ही एस्टैब्लिश करें नए लैंड राइट्स और न्यू रेवेन्यू सिस्टम। There was an auction held at Burdwan, present-day Bardhaman, in 1797, which was popularly known as Grand Public Event. एक ऑक्शन जो है वो लगाया गया था, यानी नीलामी करवाई गई थी बुर्दवान में, जिसको आप बर्धमान के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1797 में, जिसको पॉपुलरली ग्रैंड पब्लिक इवेंट के तौर पर पहचाना जाता है। Company fixed the revenue and each zamindar was supposed to pay. The fixing of revenue was done under the permanent settlement and it became operational from year 1793. कंपनी फिक्स कर देती थी एक रेवेन्यू और जमींदार को पे करना ही होता था। ये रेवेन्यू जो है परमानेंट सेटलमेंट के तहत फिक्स किया गया था और बाद में ये कब से शुरू हुआ था? 1793 से। The zamindars who failed to pay the revenue, their estate was auctioned to recover the revenue, but sometimes it was found that purchasers at the auction were servants and agents of zamindar himself. Example auction in Burdwan. Burdwan में ही जो auction किया गया था, उसका example दिया है कि जमींदार जो थे वो रेवेन्यू पे तो पूरा पे कर नहीं पाते थे और उनकी जो जमींदारी होती थी उसको बेचने की कोशिश करते थे, मतलब ऑक्शन नीलामी कर देते थे उसकी प्रॉपर्टीज की। और कई बार ये पाया जाता था कि जो वो खरीद रहे हैं उस ऑक्शन के अंदर नीलामी हो रही है और जो बेडिंग कर रहे हैं वो कौन है?
वो और कोई नहीं, जमींदार के ही नौकर हैं या उसके एजेंट्स हैं, और वही इस चीज को खरीद रहे हैं जमींदार की एस्टेट को। और इसका एग्जाम्पल बुर्दवान वाला ऑक्शन है। बंगाल एंड जमींदार के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. अब द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू क्यों नहीं पे हो रहा था, उसकी जो दिक्कत आ रही थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगने लगा कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है स्टेट के, वो डेवलप किए जा सकते हैं अगर वहां पे अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए एग्रीकल्चर में। ये हो रहा था कैसे? जो उनके सिक्योर करके राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी और परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। ये कोशिश कर रहे थे कि अगर हम रेवेन्यू रेट और रेवेन्यू डिमांड जो अगर वो फिक्स कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ इसका फायदा जरूर होगा। ठीक है। The British officials felt that agriculture, trade and revenue resources of the state could be developed by encouraging investment in agriculture. This could be done by securing rights of property and permanently fixing the rates of revenue demand. कंपनी को लगने लगा कि रेवेन्यू जब फिक्स हो जाएगा तो उनको मौका मिलेगा इंडिविजुअल्स को कि वो अपने एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करें, जिससे फायदा किसको होगा, प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को होगा, और रेगुलर रेवेन्यू भी उनको मिलने लगेगा। Company felt that when revenue will be fixed, it will provide opportunity to individual to invest in agriculture as a means of making profit, and company will also be assured of regular flow of revenue. Okay, wait a minute. हाँ, तो इनको लगने लगा, कंपनी को यही लगा कि फिक्स कर देंगे हम रेवेन्यू तो हर एक किसान के पास में मौका मिलेगा उसको कि भाई अब भले उसको कितना ही फायदा हो रहा हो, उसकी ज्यादा फसल हो रही हो और एक उसको पर्टिकुलर अमाउंट ही देना हो, तो वो और जो बचा कुचा पैसा है उसे और इन्वेस्ट करेगा अपने उसमें, अच्छे से उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब उसको प्रॉफिट मिलेगा तो आगे जाकर के वो हमारा रेवेन्यू फिक्स तरीके से देगा और हमारी कंपनी को भी इसका फायदा मिलेगा। After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdars of Bengal. और काफी ज्यादा डिबेट करने के बाद में जो बहस हुई कंपनी ऑफिशियल्स की, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बनाया गया। इनकी बहस हुई थी राजाज और तालुकदार जो थे बंगाल में, उनके लिए बना दिया गया था। ठीक है। जमींदार had several sometimes even 400 villages under them. जमींदार के कई अंडर विलेजेस होते थे, कई बार 400 विलेजेस होते थे। Zamindar collected rent from different villages, paid the revenue to the company and retained the difference as his income. जमींदार जो है वो कलेक्ट करते थे रेंट अलग अलग विलेजेस से और रेवेन्यू पे करते थे कंपनी का, ठीक है, और अपने जो बीच में डिफरेंस रहता था वो उसको इनकम की तरह रख लेते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रॉब्लम्स ऑफ अनपेड रेवेन्यू पढ़ा है हमने आज, और इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे आगे का, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है चैप्टर से रिलेटेड आप निकाल लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।